कम इन? आइए। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए और ध्यान रखिएगा, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र नहीं बताना। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृह जनपद से हुई है। इंटरमीडिएट करने के बाद 1999 में मैं सेना में शामिल हो गया और 2018 तक मैंने वहाँ सेवा दी है। उसी दौरान मैंने अपना स्नातक और परास्नातक राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से किया है और उसके बाद से मैं सिविल सेवा की प्रिपरेशन में हूँ सर। सेवाएं कहाँ दे रहे हैं आप? सेना में सेवा की थी सर। सेना 19 ईयर्स, है? 19 साल। अच्छा, 19 साल की सेवा आप दे चुके हैं सर। तो रिटायरमेंट आपका हो गया? सर। ठीक है, तो इंडियन आर्मी में? सर। ठीक है। और ये पढ़ाई लिखाई आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सेना में रहते हुए की सर। तो रहते हुए आपने किया है, तो जैसे हम तो ये सोच रहे थे कि कोई सोशियोलॉजी का हमें बहुत अच्छा कैंडिडेट मिला सर, तो भारतीय समाज के बारे में रोचक और विशेष जानकारी देगा, लेकिन आपने बहुत पढ़ाई लिखाई करके किया नहीं होगा ऐसे? सर बहुत ज़्यादा पढ़ाई का मौका सेना में रहते हुए नहीं मिला सर। हाँ, प्राइवेट किया सर, पत्राचार ऐसे। ठीक है, तो सेना में थे तो और बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं आप लोगों के लिए, तो सिविल सर्विसेज को ही क्यों ऑप्ट किया आपने? सर सिविल सर्विसेज क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित सेवा है और यहाँ पे जो इसका कार्य क्षेत्र है बहुत विविधतापूर्ण है और कई चुनौतियाँ हैं, तो इसलिए मैंने सिविल सेवा के क्षेत्र को चुना सर। सेना में मोनोटोनस रहा होगा सर। अच्छा, क्या विविधता दिखाई पड़ रही है यहाँ पर? विविधता सर समाज से जुड़ने का मौका मिलता है इसमें, और जैसे जुडिशरी, जैसे डिप्टी कलेक्टर का पद है तो उसमें जुडिशरी पावर्स भी है उनके पास, और समाज में लोगों के मजिस्ट्रियल पावर भी है सर। समाज में लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मौका मिलता है कि हमारे पास कुछ शक्तियां हैं जिनके तहत हम समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, क्यों आप अपने आप को मानते हैं कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, इष्ट उम्मीदवार हैं आप? सर क्योंकि मैंने सेना में 19 साल सेवा दी है और वहाँ पूरे सेवा काल के दौरान मैं अनुशासित रहा हूँ। कर्तव्यपरायणता और कार्य के प्रति लगन और अपने काम को 100% पूरा करने की जो इच्छा है। तो ये सब तो आप सेना में न रह करके भी सर किसी व्यक्ति के अंदर होता है, सारे लक्ष्यों जो आप बता सर, इसमें विशेष क्या है, विशिष्ट क्या है? इसमें विशेष है सर अपने दिए हुए काम को पूरा करना, पूरी लगन के साथ काम को करना और अपने टास्क को कंप्लीट करना। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी ये सब आपने पढ़ा, बीएम खैर आपने बहुत पढ़ा नहीं। इंडियन सोसाइटी, सॉरी ये सोशियोलॉजी जो आपका है सर, इसकी भी कोई उपयोगिता है क्या इस प्रशासनिक जीवन में, जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे? सर डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहते हैं सर? सबसे ऊपर आपने रखा होगा सर। पहली प्राथमिकता मेरी यही है। दूसरी पुलिस उपाधीक्षक। तीसरी उपकारापाल। हाँ, चलिए बताइए कि आप जो है डिप्टी कलेक्टर मान लेते हैं बन गए सर, तो कैसे मदद करेगी सोशियोलॉजी जो आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत? सर सोशियोलॉजी से हमें समाज के बारे में और समाज के साथ जुड़ने में और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर हम सामाजिक ढांचा और सामाजिक ताना बाना उसके बारे में हमें कुछ जानकारी रहेगी तो वो हमारे प्रशासनिक कार्य में मदद देगी। समाज की परिभाषा बता दीजिए। बेसिक चीज़ ही तो पढ़ा होगा सर। कैसे परिभाषित करेंगे समाज को? समाज सॉरी सर, मैं तो समाज शास्त्र को परिभाषित कर दीजिए, विषय को।
सॉरी सर, मैं इस समय क्या क्या पढ़ा है आपने समाजशास्त्र में? समाजशास्त्र थोड़ा सर, बहुत ही सही, कुछ तो पढ़े सर जैसे कि 20 साल का समय हो गया समाजशास्त्र पढ़े हुए, तो बहुत ज़्यादा सर मैं जैसे इसके बारे में 2005 में आपने सर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सर कुछ एक समाजशास्त्रियों के नाम तो याद होंगे ना आपको? सर इस्माइल दुर्खिम, इस्माइल दुर्फिन, इमाइल इमाइल इस्माइल दुर्खिम दुर्फिन, सर, इमाइल दुर्खिम और साइमन, हर्बर्ट साइमन और हेनरी फेवल। कुछ भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बता दीजिए, 2-3। सर मैं सॉरी सर, अरे इंडियन का तो थोड़ा बहुत पढ़ा था, जो पढ़ा था उतना याद है। सर चलिए कोई बात नहीं। तो फिर तो ये सब व्यर्थ रहा आपका। बीए आपने किया तो ये सर। फायदा मिला कि आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो सर। आपने फुलफिल किया, अपीयर हो गए। एमए करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन आपके पास विषय का है नहीं, सर तो फिर क्या उपयोग करेंगे समाजशास्त्र? ये तो बेमानी बात। चलिए कोई बात नहीं। डिप्टी कलेक्टर हायरार्की बता दीजिए प्रशासन में, यहाँ से तो आप शुरू करेंगे सर और कहाँ तक पहुँचेंगे? मान करके हम चल रहे हैं कि आपके पास अभी 20 साल होंगे। सर लगभग 15 साल 15 साल है। सर। 15 साल बाद आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? 15 साल बाद मैं अपने आप को कलेक्टर के पद पे, सोच लीजिए 15 साल बाद। सर जहाँ तक मुझे जानकारी है। जानकारी आपने किया है, करके बता रहे हैं? सॉरी सर, मैं बता नहीं पाऊँगा सर। अच्छा ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश तो आपने ठीक से पढ़ा होगा सर। उत्तर प्रदेश के बारे में सर आपके पाठ्यक्रम में ही है 2 पेपर। सर 2 पेपर। उत्तर प्रदेश की उम्र क्या है? उत्तर प्रदेश की उम्र सर 1950। उत्तर प्रदेश राज्य कब बना? लगभग 1950 में सर। हाँ फिर तो उम्र आप बता ही सकते हैं। सर लगभग 24 जनवरी 1950। सर लगभग 74 साल। ठीक है। राजधानी कौन सी है उत्तर प्रदेश? राजधानी लखनऊ है सर। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ। 2 डिप्टी सीएम, उनके नाम बता दीजिए। सर डिप्टी सीएम अभी एक ही रह गए सर, केशव प्रसाद मौर्य जी। दोनों ही हैं। राज्यसभा में चले गए सर। राज्यसभा में नहीं, दिनेश शर्मा जी। ब्रजेश पाठक जी हैं, वो क्या है, मंत्रिमंडल में है कि नहीं? ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं सर। डिप्टी सीएम डिप्टी नहीं सीएम, है। सॉरी सर, डिप्टी सीएम है 2 हुए ना? सर। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और राज्यपाल श्री कौन ब्रजेश है? पाठक जी। राज्यपाल माननीय से श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अच्छा। लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होगी। सर कब गठन हुआ इसका? लोक सेवा आयोग का गठन सर 1935 के अधिनियम से 1937 के लगभग हुआ सर। लोक सेवा आयोग उत्तर का प्रदेश। सूत्र वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते सर, सत्यमेव जयते मोटो। पढ़ा है आपने या फिर गेस कर रहे हैं? नहीं, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मोटो सर वही है जो भारत का है, सत्यमेव जयते। चलिए ठीक है सर। आपने 19 वर्षों तक सेना में काम किया है सर। और आप सिविल सर्विसेज में प्रवेश करना चाह रहे हैं सर। उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, इसकी तैयारी में लिखित परीक्षा में आपने एम्पैथी शब्द का प्रयोग का अध्ययन किया होगा सर। कि एक सिविल सर्वेंट में एम्पैथी होनी चाहिए, सर
डिसीजन लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए वगैरह वगैरह। सर। तो ये जो इमोशनल फीलिंग्स हैं, तो मिलिट्री में तो इसके लिए कोई स्थान नहीं है, और सिविल सर्वेंट के रूप में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सर। कैसे डेवलप करेंगे? आपका अभ्यास तो दूसरे तरह का हो गया है। नहीं सर, अगर ये कहा जाए कि सिविल सर्वेंट के अंदर ही सिर्फ इमोशनल फीलिंग है और सेना के अंदर इमोशनल फीलिंग नहीं है, तो सर जैसे कि सेना भी काम करती है, सिविलियन के साथ काम करती है, सेना भी J&K में काम कर रही है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनको उठाने का कार्य किया जा रहा है और उनकी शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। तो कई तरह से सेना भी समाज से जुड़ी हुई है और सेना भी समाज को उठाने का काम कर रही है। तो नहीं, एक लेमैन के रूप में सर, नॉन मिलिट्री पर्सन्स, जिनको कहे सिविलियंस, उनको यही समझ में आता है कि सेना तो बिल्कुल टिट फॉर टैट, जो कमांड हुआ वो कर देना है, सर। इमोशंस को एकदम दरकिनार रख के। सर यह जो पब्लिक ओपिनियन है, ये सही है कि गलत है? सर कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है ये, क्योंकि सेना में जो जॉब प्रोफाइल है उस समय जो उनको वर्क दिया जाता है उसके लिए इमोशंस को हटाना पड़ता है, और इमोशंस को हटा के जो दिया हुआ टास्क है उसको पूरा करना पड़ता है। और जिस तरह का जॉब उनको दिया जाता है, जिस तरह का टास्क दिया जाता है, वो उसको उसी तरह से पूरा करते हैं। अगर वार फ्रंट पे है तो वहाँ पे इमोशंस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन अगर आर्मी को उस तरह से टास्क दिए जाए जैसे कि वो J&K में अपने टास्क को पूरा कर रही है, सिविलियंस जैसे कहीं कहीं भूकंप आ गया है और सर। वहाँ सेना लगाई जाती है सर, रेस्क्यू के लिए, तो वहाँ इमोशन का प्रयोग करते हैं। सर इमोशंस का प्रयोग तो कहीं ना कहीं हर जगह होता है, जब तक वो अपने कार्य में बाधा ना बने तब तक वो इमोशंस का प्रयोग किया जाता है। और इमोशंस तो एक मानव प्रवृत्ति होने के कारण सबके अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस तो होते ही, इमोशंस को पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता है। एकदम सही बात यह है कि मिलिट्री पर्सनल भी मनुष्य ही हैं, सर। सो दे आल्सो हैव इमोशंस। सर। उसको एक प्रॉपर चैनलाइज करना पड़ेगा सिविल सर्विसेज में आने पर। सर। सेंस ऑफ ड्यूटी भी सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका आपने 20 साल खूब बढ़िया अभ्यास किया है। सर। तो अगर हम ये प्रश्न करते हैं कि आप बताइए प्लस पॉइंट कि आपका वो जो अनुभव है वो कहाँ यहाँ काम करेगा, सर। तो आप इसको एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में उभार सकते हैं। सर। डू यू थिंक सो? सर। डिसिप्लिन सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सर। तो क्या वही डिसिप्लिन का रूप है सबके लिए जो मिलिट्री में है, या डिसिप्लिन के भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? डिसिप्लिन सर मिलिट्री में हो या सिविल सर्विसेज में हो, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि दिए हुए काम को सही तरीके से। नहीं, ये तो ड्यूटीफुलनेस हुआ। सर डिसिप्लिन एग्जैक्टली यही है कि इससे डिफरेंट कुछ है? सर लगभग वही है, अनुशासन का मतलब हर जगह लगभग वही है कि अपने दिए हुए काम को सही तरीके मैं से एक करना। उदाहरण देता हूँ सर। आपको। यूनिवर्सिटी, वहाँ विद्यार्थी के लिए अनुशासन आवश्यक है। सर। क्या वहाँ वही अनुशासन आवश्यक है जो मिलिट्री में आवश्यक है, या दूसरे तरह का अनुशासन है ये? सर अनुशासन के जो पैमाने एक यूनिवर्सिटी में तय किए गए हैं विद्यार्थी के लिए, तो विद्यार्थी को उस हिसाब से ही अपने आप को ढालना पड़ता है और अपने आप को उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो उसके लिए वही अनुशासन होगा। और मिलिट्री में अगर अनुशासन की परिभाषा कुछ दूसरी है, अगर उनको कुछ और निर्देश दिए गए हैं कि आपको इस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए, इस तरह से अपने ड्रेस को पहनना है, इस तरह से टर्न आउट है, और इस तरह से आपको सीनियर्स के साथ बात करनी है या इस तरह से जूनियर्स के बात करनी है, तो जो पैमाने जहाँ पे अनुशासन के लिए निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार। और कंक्रीट एक उदाहरण देता हूँ सर। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट है, सर,
तो उसके प्रोफेसर ने जो क्लासरूम में पढ़ाया वो उसके खिलाफ बोल सकता है कि सर यू आर नॉट करेक्ट। तो क्या यह अधिकार मिलिट्री में है? आप अपने कमांडर को ये कह सकते हैं कि सर दिस डिसीजन इज इनकरेक्ट? सर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका डिसीजन इनकरेक्ट है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी बात को एक उचित तरीके से रख सकते हैं। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी का भी कोई छात्र है, अगर क्लास में प्रोफेसर साहब पढ़ा रहे हैं और उनको वहाँ पर वो बोलता है कि सर यू आर नॉट करेक्ट, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये भी सही नहीं होगा। नहीं, वो उसके उससे लिए कहेंगे कि आओ और तुम समझाओ कि क्या है करेक्ट। कभी सर कभी तो प्रोफेसर लोग टेस्ट भी करते हैं ना इस तरह से सर कि देखें हम इनकरेक्ट पढ़ा के देखें कोई है जो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। सर क्या मिलिट्री में भी इस तरह की टेस्टिंग की जाती है? नहीं, सेना में सर किसी भी टास्क के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए जब जाते हैं या किसी भी कार्य के लिए जब बैठते हैं तो सीनियर्स हमेशा जूनियर की राय लेते हैं। अगर जूनियर है और किसी भी चीज़ के लिए ब्रीफिंग हुई है तो वो उनकी राय जानना मतलब उचित समझते हैं कि उनसे भी राय ले ली जाए कि आपका क्या मानना है। तो राय हमेशा ली जाती है सर, चाहे कोई जूनियर हो या छोटा सिपाही हो या किसी भी तरह से किसी भी रैंक का हो, तो उसकी राय ली जाती है और जब उसका मौका पड़ता है तब वो अपनी राय दे। ठीक है मैडम, कुछ आप सवाल करें। ये बताइए कि कोर्ट मार्शल और महाभियोग में अंतर क्या है? कोर्ट मार्शल में ये सेना की इंटरनल कानूनी कार्रवाई है, जिसमें अगर कोई सेना का कर्मचारी कोई अनैतिक कार्य या लॉ कानून के विरुद्ध कार्य करता है तो सेना अपनी एक जांच बैठाती है और उसके हिसाब से कार्रवाई करती है। और महाभियोग शब्द का इस्तेमाल माननीय राष्ट्रपति जी के लिए हुआ है, सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए? माननीय राष्ट्रपति के लिए हुआ है। सिर्फ माननीय राष्ट्रपति को ही महाभियोग के तहत दंडित किया जा सकता है? मैम दंडित किया जा सकता है, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस, लेकिन मतलब महाभियोग शब्द का जो प्रयोग किया गया है अब तक भारत में कितने लोगों के अगेंस्ट महाभियोग हुआ है? मैम राष्ट्रपति के खिलाफ तो अभी तक नहीं हुआ है। किसके खिलाफ हुआ है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ हुआ है एक दो बार, लेकिन वो कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई है। मतलब अभी हाल फिलहाल 2-3 वर्षों में क्या महाभियोग शब्द, पिछले 1 वर्ष में क्या हमने अखबारों में पढ़ा है किसी के अगेंस्ट प्रक्रिया के तहत? मैम जहाँ तक मेरी जानकारी है तो नहीं सुना है मैंने। अखबार पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। फिर तो था, आपसे छूट गया, आपने नहीं पढ़ा। सॉरी मैम। ये बताइए कंडी क्षेत्र क्या है? पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? सॉरी मैम। कंडी क्षेत्र। कंडी, सॉरी मैम मुझे जानकारी नहीं है। आज के अखबार में पूरे एक पेज का उसका ऐड है। अच्छा, मैं देख लूँगा मैम। जी, ये बताएं कि केप टाउन के बारे में आप हमें कुछ बताएं। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। उसके बारे में कुछ बताएं। सॉरी मैम, इतना ही पता है मुझे। सोशियोलॉजी आपका ग्रेजुएशन में भी रहा है और परास्नातक में भी रहा है। हाँ मैम। तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी मैम, ज़्यादा सोशलॉजी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत पुराना हो गया मैम। ठीक है। 2005। हिंदी में आपकी अभिरुचि कैसी है? हिंदी में मैम सामान्य अभिरुचि है, जितना सिलेबस के लिए ज़रूरी था उतना ही देखा। ठीक है। तो आप कुछ ऐसे साहित्यकारों का नाम बताएं जिन्हें आपने पढ़ा हो और जो आप के एकदम अंतस तक छू गए हो।
मैम साहित्यकारों में रामधारी सिंह दिनकर जी को, हम्म, और रामधारी सिंह दिनकर जी को आपने पढ़ा है, इनका क्या पढ़ा है आपने? मैम बहुत ज़्यादा मैंने हिंदी में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं मैंने मैम, सॉरी। आपने हिंदी पढ़ी नहीं, सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं है तो अच्छा ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल कलानिधि पुरस्कार किसी को दिया गया है आजकल में? सॉरी मुझे जानकारी नहीं है। सबसे कम उम्र के उस वीर सिपाही का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पे लटक गया। हमारा एक बहुत, खुदीराम बोस। हाँ ठीक है। अभी राम मंदिर बन रहा है, हम तो राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो कौन है? मैम पूरा नाम मुझे शायद ध्यान नहीं है, एक सोमपुरा जी हैं शायद, ठीक है, सोमपुरा करके। ठीक है। ये जो राम मंदिर है वहाँ पर बहुत सारी चौपाइयाँ, बहुत सारे भित्ति चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ से उद्घृत हैं? चौपाइयाँ कहाँ से ली गई हैं? चौपाइयाँ मैम ये रामचरितमानस से ली गई हैं। किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है मैम। इनका पूरा नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, आप हमें कोई चौपाई सुनाइए जो अयोध्या के बारे में कुछ बता रही हो। सॉरी मैम, अयोध्या शब्द अवधपुरी कुछ, सॉरी मैम। अयोध्या के कुछ और नाम भी हैं। अयोध्या जैसे अभी नव्य एवं भव्य अयोध्या, अयोध्या उसका नाम रखा गया है। उसका कुछ और नाम भी है। अवधपुरी कहते हैं। अवध का अर्थ क्या है? मैम अवध क्षेत्र जिसके अंदर ये लखनऊ से लेके और ये अयोध्या तक का पूरा रीजन आता है, तो उसे अयोध्या अवध मान लीजिए कहते किसी का नाम सुमन है तो सुमन मतलब वो पुष्प सी कोमलता लिए हुए, अग्नि है तो माने आग है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है अवध का? हैं। सॉरी मैम, जानकारी नहीं मुझे। ठीक है। हमारे जो सेनानी हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनमें से कुछ बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश के कुछ बहुत हिट लिस्ट में थे। मैम चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। आर्मी तो वीरता के लिए जानी जाती है, आपकी तो जुबान पे रटा होना चाहिए था। बिल्कुल मैम। अभी एक वो आया था कि पतंग दिवस मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है? आज के अखबार में भी इसका उल्लेख है। पतंग दिवस मैम, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। सॉरी मैम। लुई ब्रेल कौन थे? इनकी जयंती कब होती है? लुई ब्रेल की जयंती मैम शायद 4 जनवरी को, सॉरी मैम 4 जनवरी। उन्होंने जो ये ब्रेल लिपि थी उसका आविष्कार किया था। और अच्छा, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अभी डिक्लेयर हुए हैं, कौन है? मैम अरविंदम बागची जी हैं। श्री अरविंदम बागची जी। नहीं, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अभी बनाए गए हैं। अच्छा, जो अयोध्या है ये वैश्विक स्तर पे अब पर्यटन के लिए और अध्यात्म के लिए उभर के आ रहा है, तो इससे जो हमारी इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ेगा? लगभग कितने प्रतिशत का इजाफा होगा? मैम प्रतिशत के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं मैम, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में उसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जिस तरह से अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और वहाँ पे कई तरह के
बिजनेस नए वहाँ पे डेवलप हो रहे हैं और वहाँ इससे अर्थव्यवस्था पे और वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमें रामचरितमानस की आपको एक चौपाई सुना दीजिए। सॉरी मैम, मैं इस समय नहीं सुना पाऊँ, मैं जाके देख लूँगा। धर्मदंड सेंगोल क्या है? धर्मदंड सेंगोल प्राचीन काल में चोल राजाओं के सत्ता स्थानांतरण के समय एक दूसरे को उसका हस्तांतरण किया जाता है और इसे न्याय का प्रतीक माना जाता है। और वर्तमान में सेंगोल आनंद भवन में रखा हुआ था, वहाँ से निकाल के उसको और हमारी संसद में स्थापित करवाया गया है। अभी डिसिप्लिन की बात हो रही थी, अनुशासन की, मैम तो हम लोग भी ये पढ़ के ही बड़े हुए कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। आपके यहाँ तो अनुशासन का बड़ा महत्व है। तो आप जब एज ए डिप्टी कलेक्टर एसडीएम होंगे तो आपके ऑफिस में मान लीजिए कोई महिला है जिसका छोटा सा बच्चा है, यस मैम, वो आए दिन थोड़ा देरी से ऑफिस आती है या किन्हीं कारणों से बीच में उसे आपको ब्रीफ करके फिर निकलना होता है, तो थोड़ी सी ये जो शिथिलता आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? मैम अगर वो कार्यालय में देर से आ रही हैं तो कार्यालय में तो समय से पहुंचना चाहिए। अगर उनकी जैसे बच्चा है तो वो हम उनसे बात करेंगे कि ये समस्या किस तरह से सॉर्ट आउट की जा सकती है और उसके लिए उन्हें कुछ मतलब जैसे अगर उनके घर में कोई हो या कुछ ऐसा तो उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो सॉर्ट आउट हो। उनसे बात करके ही कुछ उसका हल निकाला जा सकता है। मैंने कई महिलाओं को सोशल मीडिया के ज़रिए देखा कि वो ऑफिस में भी अपने बच्चे को लेके आती हैं, एक पालने में रख देती हैं या कुछ ऐसा। तो क्या ऐसा कुछ आप उनके साथ कुछ उनको करने के लिए छूट देंगे या फिर कैसे? मैम अगर उस तरह की व्यवस्था अगर हो सकती है, उस तरह की व्यवस्था अगर हो सकती है, अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा तो उस तरह की व्यवस्था मैं करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा तो उस तरह की व्यवस्था मैं नहीं करवा पाऊँगा। ओडीओपी चर्चा में है सर। क्या है सर ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। उसमें हमारे पुराने समय से जो प्राचीन कलाकृतियाँ हैं या जो पारंपरिक कला है तो सभी ज़िलों में सभी ज़िलों के अंदर जो एक प्राचीन या पुराने समय से जो एक कला है तो उसको ये ओडीओपी कब लागू हुआ? सर ये 2018 में लागू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्थानीय तौर पे जो कला है और उसको प्रोत्साहन देना और जो कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग देके और इसका प्रचार प्रसार करना और इसको मार्केट प्रोवाइड कराना ताकि ये डेवलप कर सके। लाभ क्या होगा उससे, ये नहीं बताया अभी। इससे सर हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और जो स्थानीय कारीगर हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और वोकल फॉर लोकल से इसका संबंध? हाँ, वोकल फॉर लोकल से सर इसका संबंध जोड़ा जा सकता है। स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध होगा और उनका कौशल विकास होगा। और क्या है ये कंसेप्ट वोकल फॉर लोकल, और केंद्र सरकार का है या फिर राज्य सरकार का? सर वोकल फॉर लोकल तो केंद्र सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार भी उसको अपना रही है और अपनी नीतियों में उसको शामिल कर रही है। ओडीओपी किसकी योजना है? ओडीओपी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है सर। हिडेनबर्ग वैसे सर अभी चर्चा में आया सर। क्या है हिडेनबर्ग केस? हिडेनबर्ग क्यों केस चर्चा में आया ये भी? हिडेनबर्ग केस सर ये अदानी ग्रुप पे इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी
कि इन्होंने रिपोर्ट किसने निकाला था, अडानी ग्रुप ने? नहीं सर, हिंडनबर्ग एक अमेरिका की फर्म है। तो इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली थी कि इन्होंने शेल कंपनियों के जरिए या बाहरी कंपनियों के जरिए अपने बिजनेस में गलत ट्रांजैक्शन किए हैं और उसके उन ट्रांजैक्शंस से अपने बिजनेस को और बढ़ाया है। और अभी ये चर्चा में क्यों आ गया अचानक? अभी सर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया इस पे हाँ। कि इस पे किसी तरह की मतलब सीबीआई जांच की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्यों? कौन जांच कर रहा है इसकी? आखिर जांच तो जरूरी है सर। कोई जांच कर रहा है या करेगा, जांच चल रही है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होगा। सर उस संस्था का नाम बताइए जो जांच कर रही है। सर माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जांच समिति का गठन किया गया था, जहां तक मुझे ध्यान है। सेबी का तो आइडिया आपको होगा ना? सेबी जांच कर रही थी सर इसमें। क्या है, यही तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सर कि सेबी की जांच, सेबी की जांच को अंतिम मान लिया जाएगा इसमें। हाँ, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? क्रिकेट पे भारत ने भी कुछ अजूबा किया है सर। आज के अखबार में। कौन सा अखबार पढ़ते हैं? सर अमर उजाला है, उसमें संपादक कौन है इसके? सॉरी सर। तो आज आपने पढ़ा होगा अमर उजाला। सर तो बताइए, कुछ अजूबा किया है सर क्रिकेट में या उल्लेखनीय काम किया है भारतीय क्रिकेट टीम? क्रिकेट में भारतीय टीम ने सबसे कम समय में मैच अपना जीता है। कुछ टेस्ट रिकॉर्ड अगर आपके मस्तिष्क में हो तो बताइए। सॉरी सर, सुबह जल्दी जल्दी में देखा था रिकॉर्ड बना ना कुछ? हाँ सर, एक नया रिकॉर्ड बनाया कि सबसे कम समय में टेस्ट क्रिकेट में जीत हासिल की है। अयोध्या खूब चर्चा में, हालांकि मैडम ने सवाल किया उस पर। सर तो राम के आखिरी वंशज के बारे में कोई जानकारी है, किसको माना जाता है, या फिर ये विवाद का विषय है? सर ये अभी कुछ समय पहले राजस्थान में किसी राजवंश ने यह दावा किया था कि हम राम के वंशज हैं, लेकिन तो दावा किया था या उसको माना जाता है? सर अब एग्जैक्ट सर ये एक तरह से विवाद का विषय है। किया था अब सर सॉरी सर, मुझे नाम ध्यान नहीं है इस समय। नहीं ध्यान है? नहीं सर। चलिए ठीक है, अंतिम सवाल बता दीजिए सर कि प्रयागराज जंक्शन पर 10,000 श्रद्धालु सर प्रति घंटा पहुंचेंगे अभी जो माघ मेला प्रयागराज में सर लगने जा रहा है। तो आप तो चूंकि आर्मी वाले हैं सर, तो आपको लगता है ठीक से बता पाएंगे, इसका जवाब दे पाएंगे कि ये आधार क्या है बताने का या अनुमान लगाने का कि 10,000 श्रद्धालु पर आवर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर पहुंचेंगे? सर ये जैसे टास्क तो आर्मी वाले खूब करते हैं इस तरह का। सर बताइए क्या हो सकता है? सर जैसे एक दिन में देखा जाता है कि एक दिन में कितने लोग आए हैं, या पूरे जब तक मेला चला है तब तक कितने लोग आए हैं, अभी बता दिया गया। सर उसी हिसाब से उसका एवरेज निकाल के बताते हैं कि लगभग हर घंटे इतने लोग आएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी का नाम बता दीजिए। सर अभी तक तो सुब्रत राय सहारा जी थे। सबसे अमीर सुब्रत राय सहारा? सर पढ़ा है आपने या फिर उत्तर प्रदेश के तो वो थे, ऐसे आपने उछाला? ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी सर। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। जा सकते हैं। थैंक्स। आइए आइए बैठिए। क्या लगा इंटरव्यू दे करके? अच्छा लगा सर। ठीक रहा सर। हाँ, देखिए आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं सर। कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, बढ़िया है। आपने सर जो 19 साल सेना में सेवा दी है सर, तो उसमें ये बिल्डअप हुआ है आपका। पर्सनालिटी आपकी ठीक है। आई कांटेक्ट जैसे सवालों का जवाब देते समय हो सकता है कहीं आपको ट्रेनिंग मिली हो,
जिसका जो प्रश्न पूछे सर उसकी तरफ रहना चाहिए। सर लोग बता रहे हैं ये, थोड़ा सा हमारा सुझाव है बोर्ड का सर कि अन्य मेंबर्स की तरफ भी एक आध बार आपको मुखातिब हो लेना चाहिए। ठीक है सर, ये सर सवाल पूछ रहे हैं ठीक है सर, तो अधिकतम समय तो सर की तरफ मुखातिब रहिए, लेकिन एक आध बार जो है बाकी लोगों की ठीक है तरफ हो लीजिए। ये कर लीजिए, ये सुधार करना है आपको। ठीक है सर, और जिन सवालों का उत्तर नहीं आता है सर क्लियर कट सॉरी बोलिए, उसमें सर गलत बताने का प्रयास मत करिए। ठीक है सर, उससे असेसमेंट जो बोर्ड करता है तो नेगेटिव मार्क्स मिलने की संभावना होती है, ठीक है सर, या कुछ अंक आपके कम हो जाते हैं। ये ठीक कर लीजिए। और कोई एक अखबार जो आपके पास समय है भी, सर एक हफ्ते का करीब करीब पूरा, ठीक है सर, तो अखबार खूब पढ़िए। ठीक है सर, जो न्यूज़ बर्निंग 7 8 10 मुद्दे जो ढंग के हैं उनको ठीक है सर, पढ़िए। और कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, जवाब आप ठीक देते हैं। इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट और मजबूत कर सकते हैं। पूछना, सर जैसे खड़े होकर के बोर्ड को एक बार में अभिवादन करना। सर जैसे आप पूछिए, मैं आई कम इन सर, सर पहला यही होना चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन तो हमारा मानना है कि इंटरव्यू करता है सर, कि मैं आई कम इन सर, सर पहला क्वेश्चन। बोर्ड तो बाद में शुरू करता है, इंटरव्यू के फर्स्ट मिनट के बाद। सर पहला क्वेश्चन पूछिए ना ईगरली कि श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या मैं आई कम इन सर, जो भी आपकी आदत हो उसमें सर, चेंज सर। नहीं करना है। सर फिर 2 3 कदम चल करके थम करके आप अभिवादन जब करते हैं तो हम देखते हैं अक्सर लोग बस कर लेते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर। तो ऐसे नहीं करना है, थम करके आराम से। वो एक ड्यू रेस्पेक्ट उस समय बोर्ड को मिलता है, तो बोर्ड महसूस करे उसको। तो सर जैसे अभी लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम झुक करके। सर जैसे मैंने अभी किया तो इसमें मतलब क्या कैसे करें? किया आप? नहीं, आप तेजी से लपक के बैठे हैं वो सर। नहीं, सर थोड़ा रुके, नमस्कार किया, हाथ जोड़ा या जो भी जो आपकी आदत में हो, नमस्ते सर या गुड मिलिट्री की मॉर्निंग। आदत आपकी तो सैल्यूट वाली रही होगी। सर सर तो और उसके बाद बोर्ड चेयरमैन खुद ही कहेंगे कि आप बैठिए, तो बैठ सर। जाइए। नहीं, मुझे लगा जैसे सर ने इशारा किया बैठने के लिए, तो मुझे लगा कि हाँ, बैठने के अगर लिए बोल हमने रहे हैं, इशारा किया तो इशारा में भी हाँ, कहा then it जाता is है। all तो right. मैं उसी में फिर बैठने के लिए जा रहा था, तब वो स्लिप जो थी सर कोई बात नहीं, ये सब होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ये फर्स्ट इंप्रेशन आप भी सुनते होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सर सर लेकिन इंटरव्यू में हम लोग कहते हैं लास्ट इंप्रेशन शुड बी बेस्ट इंप्रेशन। सर तो फर्स्ट इंप्रेशन को लास्ट तक बनाए रखना है, ठीक वो है इंप्रेशन आपका। ठीक है सर बस ये हम लोगों की एडवाइस है। सर मिडिल फेज आपका ठीक था, फाइनल फेज में सवालों का जवाब जब 1 2 बार आप सारी बोलेंगे, 5 बार बोलना पड़े 5 बार आप बोलिए, सर लेकिन वहाँ बैठ के अपना रिजल्ट मत बनाइएगा कि अब तो ठीक है गए सर, काम से। ठीक है सर, होने के लिए आपके पास क्या है? कुछ नहीं है सर। 1500 अंकों में आपने कमाल किया, ये बड़ी बात नहीं कि 45 साल की उम्र में आप जो है सर मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। 100 नंबर का खेल है, 60 नंबर ऐसे आपको मिलेगा। 5 7 10 नंबर के लिए आपको मशक्क़त करनी है। ठीक है सर, करिए, मॉक देते रहिए, ठीक है अखबार पढ़ते रहिए, ठीक है सर, सलीका सीखते रहिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू सर।